नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा सरकार ने संगठनात्मक संरचना के रैशनलाइजेशन और विभागीय सेवा नियमों के संशोधन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठन करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन किया जाएगा। विभागीय सेवा नियमों में संशोधन ये कमेटी करेगी। रैशनलाइजेशन के लिए भी कमेटी का गठन किया गया है। हरियाणा सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। यह कमेटी नामित अधिकारियों की ओर से प्रस्तुत हर विभाग की रिपोर्ट की जांच करेगी और अंतिम फैसले के लिए अपनी सिफारिशें देगी। साथ ही वित्त एवं आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग समेत नागरिक संसाधन सूचना विभाग के प्रधान सचिव, प्रशासनिक सचिव जो उन्हें सौंपे गए विभाग की रिपोर्ट देंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव या विशेष सचिव भी इस कमेटी के सदस्य होंगे और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी को मानसिक रूप से सकारात्मक सोच के साथ अब आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी हम कोरोना के कुचक्र को पूरी तरह से धराशायी कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए सभी साझे प्रयास भी जारी रखने पड़ेंगे। प्रदेश में कोरोना वायरस का ग्राफ लगातार कम हो रहा है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत आमजन के सहयोग से धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, जो कि हम सबके लिए अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। अनिल विज ने कहा है कि सरकार की ओर से समय समय पर जारी निर्देशों की पालना और कर्मठ कोरोना योद्धाओं की कड़ी मेहनत के बूते प्रदेश में अधिक संख्या में कोरोना मरीज रिकवर हो रहे हैं। प्रदेश के सभी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत अवधि को बढ़ाया गया है और कुछ छूट भी बढ़ाई गई है। इस दौरान सभी को चाहिए कि वो जारी निर्देशों और आदेशों की सुचारू रूप से पालना करें ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ पाएं। अनिल विज ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बेशक आए दिन कोरोना के मरीजों की रिकवरी ज्यादा हो रही हो, फिर भी हमें सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने सिरसा में अपने निवास स्थान पर तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल समेत घग्गर बड़ी सहदेवा ममड़खेड़ा खरीफ चैनल समेत कई लिंक चैनलों के निरीक्षण की जानकारी दी और कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने सोमवार को सिरसा में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल समेत घग्गर बढ़ी सहदेवा ममड़खेड़ा खरीफ चैनल समेत कई लिंक चैनलों का निरीक्षण भी किया, जिसकी जानकारी उन्होंने पत्रकारों को दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि अब तक घग्गर नदी के कारण सिरसा जिले में 3 बार बाढ़ आ चुकी है। ऐसे में अधिकारियों को घग्गर नदी के तटबंधों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही घग्गर नदी के पानी को समुचित प्रबंध करने के भी निर्देश दिए गए, जिससे क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। इसके साथ ही नदी के लिंक चैनलों की सफाई करवाने के निर्देश दिए गए, जिससे चैनलों में पानी बहाव की क्षमता बढ़ सके। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि समय समय पर तटबंधों का निरीक्षण करें और अगर कहीं पर मरम्मत की जरूरत है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। ऐसा है कि मेरे देखने में घग्गर में 3 बार फ्लड आया। एक बार 62 में आया, फिर एक बार 70 में आया, एक बार फिर उसके बाद आया। मतलब शहर भी डूबने को हो रहा था। इलाके में रानिया इलाके में तो बहुत इलाके में पानी, एक बार बनी वगैरह गांव भी उजड़ गए थे। नेचुरल फ्लो है, उसको पहले से थोड़ा सा जैसे टेक्निक बढ़ी। अब उसके बाद हमने वो घग्गर बांध भी बन गया जो साहब के वक्त, चौदेवला के वक्त बन गया था। अब पानी को हमने कंट्रोल कर दिया, अब वो मामला नहीं होता।
पर फिर भी आगे जो उसमें से आउटलेट दिए जा रहे हैं उसको पहले से सफाई वगैरह ठीक हो जाए, झाड़ियाँ निकल जाए, नीचे मिट्टियाँ उठी रहे, उसको उसमें कर दिया जाए। तो मेरे पे जो एक डिस्क्रिप्शनरी कोटा होता है उसमें से कुछ फंड मैंने दे के उसको सफाई है, कुछ मन्ने कबाड़ से करी है, मशीनें लगी हुई थी। क्योंकि बरसात का सीज़न अब जैसे एक्सपेक्टेड है कि 10 तारीख के बाद बरसात आ जाएंगी, तो मैं कल एक पहले रिव्यू करने गया था, देखने गया था, और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। मैं समझता हूँ एक आध दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि अब कुछ ही दिनों में बरसाती सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में अब लोगों को जलभराव की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। जलभराव की समस्या कांग्रेस सरकार के समय से चल रही थी, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इस समस्या का समाधान शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को बरसाती सीजन में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही पानी की निकासी के प्रबंध करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कांग्रेस के गड्ढों को भरने में लगी है। देखिए, ऐसा है, देश में आबादी ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले का बना हुआ है, वो इतना जल्दी ठीक नहीं हो सकता। बरसात हर साल में 2 बार आ जाती है। हमारे यानी दिल्ली में भी देखते हैं, नेशनल कैपिटल है, वहाँ तो बहुत VIPs है, लुटियन जोन है, उसमें भी आप देखते हैं कभी तिलक ब्रिज के नीचे, कभी जाम के जाम लग जाते हैं, करते हैं, मकान नए बनते हैं, आपका पानी इकट्ठा हो जाता है, सीवर में कहीं नया लगता है, तो उस करके कुछ चीज़ें हैं जो होती है। लोग भी उसके थोड़े हैबिचुअल है, हम भी करते हैं। ये तब से नहीं, सदा से चला है, और ये तो कांग्रेस टाइम के खड्डे हैं जिन्हें अब हम भरने में लगे हैं, कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिजली व्यवस्था में भी पहले के मुकाबले सुधार है। हरियाणा में बिजली सरप्लस है। पानीपत में बिजली थर्मल प्लांट से कभी भी बिजली ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुकाबले हरियाणा में बिजली व्यवस्था बेहतर है। अब नया ट्रांसफार्मर लगेगा तभी बिजली को हम कर सकते हैं। हम पे स्पेयर है, 12,000 मेगावाट हमारे पास है। हमारी मैक्सिमम जो खपत हुई आफ्टर मैं ये कहूँ हरियाणा बनने के बाद अब तक जो हुआ है, सबसे ज़्यादा 11,732 मेगावाट हमारी बिजली कंज्यूम हुई है, कभी इतनी नहीं हुई। हमारा थर्मल जो पानीपत है उसकी विंडो अभी भी ओपन है, कभी भी हम उससे ले सकते हैं, क्योंकि थर्मल की थोड़ी महंगी इस करके बाहर आंध्रा में, कर्नाटक में और उसके बाद केरला में बरसात हो गई, तो वहाँ लोड कम हो गया। हमें पावर आज के दिन 315, 317, 319, 325 के भाव से मिल रही है, जो कि थर्मल से सस्ती है। हम कल चाहे 3,000 मेगावाट हमें कल मिल जाएगी, 1 घंटे में ट्रांसफर ले लेंगे, तो पावर कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ पंजाब में तो कट लग के तो 2 दिन इंडस्ट्री बंद होगी, ऑफिस का टाइम बदल के आधा दिन का कर दिया। हमारे यहाँ इस तरीके के लिए कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं, कहीं वो आपका कंडक्टर सड़ गया, कि तारें गर्म हो गई, कहीं ज़्यादा लोड बढ़ा तो उससे हो जाता है, पर ये माइनर चीज़ें दूर कर दी जाती हैं। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने हरियाणा में डेल्टा प्लस के दस्तक देने के सवाल पर कहा कि फिलहाल हरियाणा में अभी तक डेल्टा प्लस का कोई खास असर नहीं देखने को मिला। हरियाणा सरकार डेल्टा प्लस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जनता टीवी के लिए सिरसा से दिनेश घनघस की रिपोर्ट। भिवानी में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने निवास स्थान पर लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। भिवानी में जिला कार्यकारिणी की बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने निवास स्थान पर लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही तमाम समस्याओं का समाधान किया। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले बॉर्डर पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ये साफ कर चुके हैं कि किसान बिल रद्द करवाने की जिद छोड़कर वार्ता करें। पिछले 6-7 महीने से किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले कुछ लोग बॉर्डर पर बैठे हैं और केंद्र के हमारे मंत्री तोमर साहब ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि बिल वापस लेने की शर्त को छोड़े, किसी भी धारा में किसी भी विषय पर वो चर्चा करने को तैयार हैं और जो उनकी शंकाएं हैं उनको दूर करने को तैयार हैं।
मेरी तो यही प्रार्थना है कि आंदोलन का रास्ता आप छोड़ें, चर्चा के द्वारा ही समाधान हो सकता है और वो समाधान करने के लिए भारत सरकार तैयार है। हरियाणा सरकार का तो इसमें कोई विषय है नहीं, लेकिन हमें भी दुख होता है कि इतना लंबा आंदोलन, इतनी समस्याएं और गर्मी सर्दी का मौसम जो हमारे भाई बैठे हैं, उनको सोच विचार करके चर्चा के लिए आगे आना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की लड़ाई पर जेपी दलाल ने ये कहा कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा प्रदेश नेतृत्व को आपस में लड़ाकर उलझाए रखता है। यही कारण है कि आज कांग्रेस पूरे देश में धरातल पर चली गई है। कांग्रेस में सालों साल से एक परंपरा रही है कि जो भी उसका अध्यक्ष हो, जो भी प्रदेश का नेतृत्व हो, और जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस की, उसकी नीति भी है कि उनको लड़ा के रखती रहती है। किसी एक को बना देती है, दूसरे को उसके पीछे लगा देती, विरोध करने के लिए लगा देती है। तो ये झगड़े चलते ही रहते हैं और इसी नीति की वजह से सारे देश में कांग्रेस जो है धरातल पे चली गई। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा में पानी की कमी को लेकर कहा कि पानी के मुद्दे पर पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई थी, जिसमें SYL का मुद्दा उठाया गया, क्योंकि हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना चाहिए। पिछले दिनों में पानी के मुद्दे पर केंद्र के नेताओं से मिला था। मैंने प्रार्थना की थी कि हरियाणा में पानी का बड़ा भारी जल संकट है, SYL हमारी बढ़नी चाहिए, रेणुका डैम, किसाऊ डैम बढ़ना चाहिए और हरियाणा के किसान को जो उसका हक का पानी है वो मिलना चाहिए। और मेरी तो और लोगों से भी प्रार्थना है, खासकर जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, आंदोलनकारी हैं, इस विषय को जरूर अपनी मांगों में रखें। और क्योंकि पानी पर ही किसान की भविष्य निर्भर करता है। पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होगी और बगैर पानी के जीवन ही मुश्किल हो जाता है। उन्होंने किरण चौधरी की हांसी बुटाना नहर में पानी लाने की मांग पर कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते मामला कोर्ट में है। कांग्रेस ने बिना BBMP से अनुमति लिए इस नहर पर करोड़ों रुपए खराब कर दिए। हांसी बुटाना लिंक का ब्यूड़ जाके कांग्रेस ने छोड़ा है। सबको पता था, हर नेता को पता है कि भाखड़ा नहर के अंदर अगर एक कस्सी भी लगानी है तो BBMP के अंडर में वो आती है। 3-4 प्रदेशों से सहमति लेनी पड़ती है, जिसमें पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, और वो सहमति लिए बगैर ये 400-500 करोड़ रुपए लगा दिए, जो आज तक बेकार चले गए। और आज ये उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में स्टे के लेके चला गया। ये कितने तजर्बे वाले नेताओं से ये ऐसी गलती क्यों हुई, ये सोचने का मुद्दा है। आज जो मामला एक बार कोर्ट कचहरी में चला जाता है, उसको सुलझाने में बहुत वक्त लगता है। और अगर कोर्ट से इजाज़त मिल जाए तो हम उस नहर को भी चालू करने के लिए तैयार हैं। SYL के लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। रेणुका और किसाऊ डैम के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। वाटर रिचार्जिंग की हम स्कीम लेके आ रहे हैं। पॉन्ड अथॉरिटी हमने बनाई है। 85% ड्रिप इरिगेशन में हमने सब्सिडी दी है। हमारी पूरी प्रयत्न है। फसलों के विविधीकरण के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना है। मेरा पानी मेरी विरासत की योजना है। तो कोशिश ये है कि किसी भी तरह से जो उपलब्ध पानी है उसको सही बंटवारा करके किसानों को सहायता की जाए। इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने महामारी के दौर में बढ़ती महंगाई पर कहा कि पूरी दुनिया महामारी और महंगाई से जूझ रही है, पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से ठीक है। उन्होंने कहा कि महामारी खत्म होने पर काम धंधे शुरू होंगे तो फिर महंगाई भी कम हो जाएगी। ये कोरोना का अभूतपूर्व संकट का काल है। सारे देश दुनिया के परेशान हैं, इससे त्रस्त हैं। किसी में कोई समस्या है, कोई समस्या है, लेकिन इन सब के बावजूद हमारे भारत की अर्थव्यवस्था भी अच्छी है और देशों से महंगाई भी कम है और जो वैक्सीनेशन का काम तेज़ी से चल रहा है और कोरोना की तीसरी लहर आने की जो एक चर्चाएं होती हैं कि मैं समझता हूं कि हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारे लोगों के सहयोग से इस पे हम संकट पर काबू पा लेंगे और जब काम धंधे सुचारू रूप से चल जाएंगे तो अर्थव्यवस्था भी ठीक हो जाएगी, महंगाई भी काबू में आ जाएगी। वहीं भिवानी में ही बीजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की।
इस दौरान पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कोरोना की वजह से जिला कार्यकारिणी की बैठक काफी समय बाद हुई, जिसमें पार्टी और संगठन के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भिवानी से जनता टीवी के लिए दीपक मोटरेजा की रिपोर्ट। बल्लभगढ़ में हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बिजली विभाग रेलीवेल योजना से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है, जहां बल्लभगढ़ बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता, एनआईटी के कार्यकारी अभियंता, हुडा विभाग से बिजली के कार्यकारी अभियंता, आईएमटी यूरिया के कार्यकारी अभियंता, रेनीवेल योजना के तहत काम देख रहे कार्यकारी अभियंता सहित सभी एसडीओ और जे स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि आम नागरिक की बिजली से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए फोन उठाएं और लोगों की समस्याओं को दूर करें, समाधान करें। वहीं रेनीवेल योजना की पाइपलाइनों में हो रही लीकेज को लेकर रोककर बल्लभगढ़ की जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही बल्लभगढ़ शहर में लटके हुए बिजली के तारों को दुरुस्त करें ताकि लटके हुए तारों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं से लोगों को बचाया जा सके। बारिश का मौसम आने जा रहा है और शहर में जो बिजली की हालत रोज खराब होती जा रही है, उस हालात को देख के हमने सारे अधिकारियों को मीटिंग की। और रेनीवेल का पानी भी हमारा यमुना के किनारे से आता है, कभी बिजली नहीं होती, कभी पानी नहीं आता। बार बार लोगों की समस्या थी कि एसडीओ हमारी मदद नहीं कर रहा, निगम की अपनी कहानी थी, बिजली वालों की अपनी कहानी थी। दोनों अधिकारियों को बैठ के एक जॉइंट मीटिंग करी है कि पानी जो शहर को किस तरह मिले और जो ट्रांसफार्मर जो फूट रहे हैं इनका कैसे इनको सेव करा जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजली कैसे मिले। उस समय जॉइंट मीटिंग करी है और जहाँ जहाँ पानी की समस्या वहाँ कितने ट्वेल लगाने की जरूरत है। मेरी सुधीर राजपाल से बात हुई है कि लाइन नंबर 1 में पानी की सबसे बड़ी समस्या है और FMDA में जो काम चल रहा है और सुधीर राजपाल जी से कहा है कि भाई रेनीवेल का पानी है कम से कम 20 ट्वेल रेनीवेल के और लगे, जिससे हमारे लाइन नंबर 1 पे पानी मिले और NIT बल्लभ क्षेत्र को पूरा पानी मिले। चंडीगढ़ में हरियाणा बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास से हमारे संवाददाता पवन सिवन ने खास बातचीत की है। इस दौरान पीके दास ने कहा कि हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है। जो पावर कट लग रहे हैं या बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है वो सिर्फ मेंटेनेंस के कार्यों की वजह से हुई है। हरियाणा में बिजली व्यवस्था किस तरह से है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हरियाणा के बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास है। सर, प्रदेश में बिजली व्यवस्था कितनी है, इस वक्त बिजली उपलब्ध कितनी है? क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि पावर कट ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे में व्यवस्था कैसी है सर? उपलब्ध बिजली कितनी है? हमारे पास करीब 12,000 मेगावाट की बिजली की व्यवस्था है और पिछले जब बारिश नहीं आई थी, मतलब 2 दिन पहले लगातार 4 दिन हमने 25 करोड़ यूनिट से ज़्यादा प्रतिदिन सप्लाई किया है। पिछले 2 दिन में बारिश थोड़ा थोड़ा जिलों में हो जाने के बाद हम 22.5 करोड़ यूनिट बिजली दे रहे हैं। सरकार की तरफ से और बिजली निगमों की तरफ से कोई पावर कट घोषित नहीं किया गया, ना ही किया जा रहा है। लेकिन इतना बड़ा सिस्टम होने की वजह से इंस्ट्रूमेंट फेल्योर हो सकता है, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ओवरलोड होकर ट्रिप हो सकता है, कहीं तार टूट सकता है कोई आंधी की वजह से, इस तरीके से हो रहा है। लेकिन 2-3 लाख यूनिट पर डे के इस तरीके से कट हो रहा है। जब आप 25 करोड़ यूनिट दे रहे हैं तो 2-3 लाख यूनिट उसके आप देखेंगे फ्रैक्शन के हिसाब से बहुत ही कम फ्रैक्शन है ये। तो इसीलिए हमारे पास सफिशिएंट बिजली है और हम कंसिस्टेंटली सप्लाई कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे नॉन डोमेस्टिक हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे एग्रीकल्चरल हो, सभी को जो प्रॉमिस किया गया है उस मात्रा में बिजली मिल रहा है। तो सर, जिस तरह से ये कई जगह पर जो कट लग रहे हैं, ये कट मेंटेनेंस के कट ही कहेंगे इसको, कि अगर कहीं आंधी से या तूफान से कोई लाइन प्रभावित हो गई हो या कोई इस तरह के जो 2 लाख के करीब यूनिट जो प्रभावित हो रही है वो इसी वजह से? नहीं, जो स्ट्रक्चर्ड मेंटेनेंस हमारा है पिछले 7-8 दिन में हमने बंद कर रखा है, क्योंकि हमें उम्मीद था कि बारिश आ जाएगी, उसके बाद लोगों की पावर डिमांड थोड़ा कम हो जाएगा और अगर हम लाइन को बंद रखते हैं काम करने के लिए तब भी लोगों को इतना दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए जो हमारी मेंटेनेंस बंद कट होती है, जो हम जानबूझ के करते हैं, वो तो पिछले 7-8 दिन में हमने किया नहीं।
लेकिन कहीं ट्रांसफार्मर जल गया, कहीं तार टूट गई, इसको हम डिस्ट्रप्शंस कहते हैं, ये ब्रेकडाउन है। ये ब्रेकडाउन को तुरंत अटेंड कर रहे हैं और हमारे जो कॉल सेंटर है जहां सारी ब्रेकडाउन के संबंधित कंप्लेंट आती है वहां हम ये भी एनालाइज कर रहे हैं कि कितनी जगह ब्रेकडाउन हुआ, ग्रुप ब्रेकडाउन कितनी जगह हुआ, क्योंकि इंडिविजुअल ब्रेकडाउन तो कई हो सकते हैं, लेकिन जैसे ट्रांसफार्मर जल गया तो उसके नीचे हो सकता है 200 फैमिली हो, तो उस तरीके से ग्रुप ब्रेकडाउन कितने हो रहा है और उसको हम 2 घंटे से नीचे और 2 घंटे के बाद कितने तरीके से डिस्पोज कर पा रहे हैं, तो इसको बड़े ध्यान से हम देख रहे हैं और मुझे ज़्यादातर हमारी 2 घंटे के अंदर अंदर हम कर सकते हैं। हमारे पास आजकल क्योंकि कम्युनिकेशन के चैनल उपलब्ध है तो फ़ोन कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए भी कंज्यूमर्स के मेरे पास भी उनकी शिकायत आती हैं और मैं उसको मॉनिटर भी करता हूं कि उसमें क्या हुआ है। तो अभी मैं कहूँगा कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं और हमारे जो कर्मचारी हैं काफ़ी तंदुरुस्ती से ये काम कर रहे हैं, चुस्ती से कर रहे हैं और उसमें मुझे लगता है कि अभी तक हमारी जो पावर सप्लाई सिचुएशन है गर्मी में वो बहुत ही संतोषजनक है। सर, पड़ोसी राज्य की बात करें पंजाब की, वहाँ पर लगातार जो है वो बड़े बड़े पावर कट हैं और सरकारी कार्यालयों का समय तक बदलना उनको पड़ा है। ऐसी स्थिति आपने जैसे बताया भी है कि आपने पास बिजली उपलब्ध है, पर्याप्त बिजली उपलब्ध है, ऐसे में ऐसी स्थिति पंजाब में, ऐसी स्थिति हरियाणा में तो कोई अगर बारिश थोड़े दिन और नहीं होती है, मानसून में और देरी होती है, तो ऐसी कोई स्थिति तो नहीं बनेगी? हमारे 0 पावर कट डिक्लेयर्ड है, यानी पावर नहीं है, बिजली नहीं है इसलिए कट हो, ये 0 है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने एग्रीकल्चरल जो सप्लाई है उसको भी बदस्तूर रखा है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और दफ्तरों का अगर टाइम में कोई परिवर्तन होता तो आपको पता चलता है, वैसा भी कुछ नहीं है। हमारी बिजली की कमी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अगर और 2 करोड़ बिजली देना पड़े इसके ऊपर, उसके लिए भी हम तैयार हैं। सर, इसके साथ साथ आपने जो बिजली की बचत है उसको करने को लेकर पिछले दिनों एक योजना लॉन्च की थी जिसमें आप एसी जो है वो बदलने को लेकर ये योजना है। ये योजना क्या है सर, इसका उपभोक्ताओं को किस तरह से फायदा हो सकता है? देखिए आजकल एसी जो है कुछ लोगों के लिए एक तो जरूरत बन गया है और ज़्यादातर जो निम्न मध्यवित्त फैमिली हैं वहाँ ये एक एस्पिरेशन के रूप में देखते हैं कि भाई एक एसी घर में होना चाहिए। लेकिन जब एसी खरीदते हैं हम तो कई बार क्या होता है, कम कीमत में जो एसी मिलता है वही खरीदते हैं। वो एसी खरीदते वक्त शायद थोड़ा कम पैसा लगता हो, लेकिन उसके चलाने में बिजली का बिल काफ़ी बड़ा आता है। और एसी कब चलाते हैं हम? गर्मी के दिनों में। सबसे ज़्यादा निगम लेवल पे अगर देखा जाए बिजली के अवेलेबिलिटी की दिक्कत अगर कभी होगा तो वो गर्मी में होगा। तो इसीलिए ये जो स्कीम हम लाए हैं इसमें 3 बड़े एसी बनाने वाले कंपनियों के साथ हमारा करार हुआ है जहां वो 60% तक डिस्काउंट वो देंगे कंज्यूमर को और वो ऐसे एसी देंगे जो 7 स्टार रेटिंग के बराबर है। इससे क्या होगा, उन लोगों की डिस्काउंट में मिल गया अच्छा प्रोडक्ट और उनके बिजली के बिल भी कम रहेगी, क्योंकि बिजली के बिल भी तो पेमेंट करना उन्हीं को है, तो वो भी कम होगी। तीसरी चीज, जब उनकी डिमांड कम होगा तो गर्मी के दिनों में एडिशनल पावर व्यवस्था करने की हमारी जो जरूरत है वो भी कम होगा। और जब आप बिजली जो है, ज़्यादातर हमारी बिजली जो है कोयले से बनता है, वो भी एक पॉल्यूटिंग एजेंट है, तो जितना हम अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे उतना अच्छा है। तो जब आप एफिशिएंट एसी चलाते हैं तो आप अपने और स्टेट एज ए होल हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को भी कम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो एसी की योजना है इसमें कोई टारगेट रखा है कि इतने तक एसी बदलेंगे या फिर तमाम उपभोक्ता जो भी बदलना चाहता है अपना एसी या नया लेना चाहता है वो इस योजना से जुड़ सकता है? हम लगभग 1 लाख खरीदेंगे, इसके बंदोबस्त किया हुआ है। एक फैमिली का, एक कंज्यूमर को 4 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, मतलब 1 रिप्लेसमेंट और 3 नया खरीद सकते हैं। अर्बन एरिया में रिप्लेसमेंट के लिए 2,000 रुपये का सब्सिडी हम दे रहे हैं और 4,000 रुपये नए खरीद के लिए दे रहे हैं। रूरल एरिया में इसका दुगना है, रिप्लेसमेंट के लिए हम 4,000 दे रहे हैं और नया खरीदने के लिए 8,000 दे रहे हैं। कुल मिला के 1 लाख एसी तक इस बार इस तरीके से मदद करने के हमारा विचार है और हमने एक पोर्टल बनाया हुआ है। जो कंज्यूमर एसी चाहते हैं इस तरीके से उनको वो पोर्टल में जाके अप्लाई करना होता है। हमारे साथ हरियाणा के बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास थे जिन्होंने बताया है कि प्रदेश में
बिजली की कोई कमी नहीं है, बिजली पर्याप्त उपलब्ध है। और साथ ही उन्होंने जो ऐसी योजना है जिसके तहत बिजली की बचत करने की भी विभाग की कोशिश है, साथ ही उपभोक्ताओं को भी फायदा हो, इसको लेकर ये योजना शुरू की गई है, ये जानकारी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने सुपर 100 कार्यक्रम के अंतर्गत बैच 2021-23 के लिए विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक आज से शुरू कर दिया। ये रजिस्ट्रेशन लिंक 10 जुलाई 2021 तक खुला रहेगा। सुपर 100 कार्यक्रम के तहत विभाग की ओर से राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि विद्यार्थियों के ऑनलाइन लिंक पर रजिस्ट्रेशन करते समय ये ध्यान रखा जाए कि संबंधित विद्यार्थी नीट 2023 के लिए निर्धारित नियम पूरे करते हों। तो जनता सरकार में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।